वन परीक्षा मंथन सीरीज में हम आज आगे अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आर्थिक परिदृश्य हम देखेंगे। इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं घुसेंगे। बीपीएससी और यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसको फोकस में रखते हुए हम काम करेंगे। ठीक है, जहाँ भी ज़रूरत होगा वहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊँगा, जहाँ ज़रूरत नहीं होगा वहाँ पर हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है टेक्नोलॉजी पायनियर्स। ठीक है, मैं इंग्लिश में बोलूँगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी को आइडेंटिफाई करता है। इंडिया के कुछ स्टार्टअप को भी इस लिस्ट में प्लेस मिला है। ठीक है, 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है, भारत की जो कुछ स्टार्टअप स्पेस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बायोटेक, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन सबको इसमें जगह मिला है। आपको जो है कंपनी के नाम से ज़्यादा उनका सेक्टर याद रखना है। ठीक है, स्पेस का, एग्रीकल्चर का, टेक्नोलॉजी, बायोटेक, ये सब में मिला है। ठीक है, उतना डिटेल में इसमें घुस नहीं सकते हम लोग, अभी कुछ मतलब नहीं बनता इसका। अब देखिए कि भारत के वस्तु निर्यात में वृद्धि, इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक फैक्ट है मर्केंडाइज इंपोर्ट। ठीक है, मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स यानी फिजिकल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट। ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट अलग होता है, जैसे आईटी सर्विसेज। ठीक है, 2026 में इंडिया मर्केंडाइज एक्सपोर्ट 45.2 बिलियन यूएस डॉलर रहा था। ठीक है, भारत का वस्तु निर्यात मई 2026 में बढ़कर कितना हो गया, 45.2 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के मई माह की तुलना में 18% ज़्यादा है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आता है कि ट्रेड डिफिसिट जो होता है, क्या कहते हैं इसको, इंपोर्ट अधिक हो गया, एक्सपोर्ट आप कम कर पाए तो ट्रेड डिफिसिट होगा, स्वाभाविक सी बात है। प्रीलिम्स में आपको बहुत पूछा जा सकता है कि मर्केंडाइज और सर्विस, इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है, मैंने आपको बता दिया। सबसे जो आपके 5 निर्यातक हैं, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, इटली, श्रीलंका। ठीक है, पेट्रोलियम एवं वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि के कारण कुछ है। ओके ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो है, ठीक है, भारत में ऊर्जा आयात स्रोतों में विविधता के कारण तेल आपूर्ति संकट से बचा भारत। इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट में सबसे पहले ये जान लीजिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भी इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना और रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करना दोनों साइमल्टेनियसली पॉसिबल है। ठीक है, इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, रिफाइनरीज में प्रोसेस करता है, और रिफाइंड प्रोडक्ट जैसे डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एक्सपोर्ट भी कर देता है। ठीक है, आप बहुत बार सुनते होंगे कि बांग्लादेश को भारत ने तेल बेचा, ये वो, तो इस तरीके से। फिर आपका जो है 1 सेकेंड 41 पेज पे हम आ जाते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी की अगर बात करें हम, तो इंडिया अपना क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट से पूरा करता है, 85 से 90%, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और मुझ वाला जो संकट अभी छाया हुआ था पूरी दुनिया पे, इसी वजह से इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी की एडिक्वेट अवेलेबिलिटी प्लस अफोर्डेबल प्राइस और रिलायबल सप्लाई, ये तीनों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, एसपीआर, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए क्रूड ऑयल में कोई क्रूड ऑयल का रिजर्व मेंटेन किया जाता है इमरजेंसी के लिए। ठीक है, अगर इंटरनेशनल सप्लाई डिसरप्ट हो जाए तो स्ट्रेटजिक रिजर्व बफर के रूप में काम करता है। प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट क्या है, वही आपका स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व, इमरजेंसी क्रूड ऑयल स्टोरेज, बस इससे ज़्यादा कुछ भी। तो एक और है कि, ठीक है, तो इसमें और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए इंडिया को।
डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है किसी एक मार्केट या प्रोडक्ट पर एक्सेसिव डिपेंड ना होते हुए, ठीक है। इससे एक्सटर्नल शॉक का रिस्क रिड्यूस हो जाता है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। जीएसटी एंड ई वाहन डेटा। अब एक टेक्निकल पॉइंट है कि जीडीपी एस्टिमेशन में डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डेटाबेसेस जो हैं उसका यूज इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट हो रहा है। जीएसटी डेटा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। जीएसटी जो है डेटा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन देता है, और ई वाहन व्हीकल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो डिजिटल डेटाबेस है, ठीक है। प्रीलिम्स में एक ये पूछा जा सकता है कि ई वाहन किस सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। ई वाहन किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो इसका है कि रोड ट्रांसपोर्ट। अब आपका हो गया कि ई कॉमर्स। भारत का क्विक कॉमर्स सेक्टर सालाना लगभग 45% की दर से बढ़ रहा है, और इसके 2030 से 30 तक 40 अरब डॉलर का बाजार बनने का अनुमान है। अब ई कॉमर्स होता क्या, क्विक कॉमर्स है ना, ये क्विक कॉमर्स है ये। तो क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स एक ही है, मतलब उसका मतलब होता है इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स ऑल। इंडिया में ई कॉमर्स रैपिडली ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, स्मार्टफोन, डिजिटल पेमेंट, लॉजिस्टिक। एक नया टर्म, अब एक नया टर्म देखो, ये क्विक कॉमर्स। ये क्या होता है, ग्रोसरी और डेली यूज प्रोडक्ट की फास्ट डिलीवरी होती है, ठीक है। डेली यूज प्रोडक्ट का फास्ट डिलीवरी, इसी को कहते हैं। इनको कॉमनली जो होता है डार्क स्टोर भी कहा जाता है। डार्क स्टोर शॉपिंग के लिए नॉर्मल रिटेल शॉप की तरह ओपन नहीं होता। इसका प्राइमरी पर्पस ये आपका ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट मिनट, ये सब यही है। अब एफटीए क्या है भाई, एफटीए इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दो या मोर कंट्रीज के बीच ट्रेड बैरियर को रिड्यूस करने वाला एग्रीमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर है टैरिफ, ठीक है, जो यूएस वाला लगाता है, यानी इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्स। एफटीए के थ्रू टैरिफ को रिड्यूस या एलिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन एफटीए का मतलब ये नहीं है कि हर प्रोडक्ट पर ऑटोमेटिकली जीरो टैरिफ हो जाएगा। तो इंडिया और यूएई का जो आपका सेपा है, ठीक है, सीईपीए, उसका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट उसका फुल फॉर्म है। सेपा गुड्स के अलावा सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, ब्रॉडर इकोनॉमिक कॉपरेशन को भी कवर कर सकता है, ठीक है। इंडिया यूएई, याद रखिए, सीईपीए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एसेट मोनेटाइजेशन, संपत्ति मौद्रीकरण से 10 साल में 40 लाख करोड़ बढ़ेगी जीडीपी, निजी क्षेत्र में बढ़ेगी भागीदारी। एसेट मोनेटाइजेशन गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे जैसे रोड, पाइपलाइन, एयरपोर्ट से इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करना एसेट मोनेटाइजेशन कहलाता है, ठीक है। एसेट मोनेटाइजेशन का सबसे जरूरी मतलब यही है। इसका पर्पस एग्जिस्टिंग एसेट से रेवेन्यू जनरेट करके न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स मोबिलाइज करना होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ कुछ भी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ आसान आराम से सुनिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एसेट मोनेटाइजेशन को सिंपली मतलब, एसेट मोनेटाइजेशन मतलब संपत्ति मौद्रीकरण। एसेट मोनेटाइजेशन को सिंपली एसेट सेल मत समझिए, ठीक है। पहले चरण में जुटाई 5.3 लाख करोड़। नीति आयोग ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के चरण यानी NMP1 को 2021 में वित्त वर्ष 2022 से 25 की अवधि के लिए शुरू किया था। इसमें इतना पैसा जुटाया गया जो लक्ष्य का करीब 89% है। वैश्विक न्यूट्रा क्रांति में चमक रहा भारत। वैश्विक न्यूट्रास्टिकल बाजार में भारत तेजी से उभर रहा है। आयुर्वेदिक सप्लीमेंट और हेल्थ उत्पादों का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसमें ग्लोबल फूड सिस्टम इसका है, जो में चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी के कारण चेंजेज आ रहे हैं। अल्टरनेटिव प्रोटीन, प्लांट बेस्ड फूड जैसे कॉन्सेप्ट चेंजिंग फूड सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। आयुर्वेदा इंडिया की जो है वो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। आज आयुर्वेदा का ग्लोबल वेलनेस और ट्रेडिशनल मेडिसिन मार्केट में इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। प्रीलिम्स में बेसिक डिस्टिंक्शन याद रखना है। आयुर्वेदा
खैर ये ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन है, इतना तो सब ध्यान में रख ही लेते हैं। रक्षा निर्यात, निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट होता है इंग्लिश में, ठीक है। इंडिया ट्रेडिशनली डिफेंस इक्विपमेंट का मेजर इंपोर्टर रहा है। अब फोकस जो है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लस इंडिजिनस प्रोडक्शन प्लस डिफेंस एक्सपोर्ट, अब यहाँ का फोकस है। इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। विदेशी अंशदान विनियम संशोधन नियम FCRA पास करा लिया है शायद संसद में, ठीक है। इसमें इसका जो बिल है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। इसका पर्पस इंडिया में फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करना है। FCRA के अंडर एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने और यूज करने के लिए प्रिस्क्राइब्ड रूल्स फॉलो करने होते हैं। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि FCRA किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पे FCRA में नियम जो कंप्लायंस है कि धन परिवर्तन पर रोक, जवाबदेही और पंजीकरण, प्रमुख पदाधिकारियों के नियम। भारत में प्रजनन दर में गिरावट आई है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है भारत में, उस पर गिरावट देखने को मिली है। सिंपल लैंग्वेज में एक वीमेन के लाइफ टाइम में एवरेज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन को ये कहा जाता है, ठीक है। इंडिया में रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी जो है अप्रॉक्सीमेटली 2.1 माना जाता है। अगर TFR रिप्लेसमेंट लेवल से लगातार नीचे रहे तो लॉन्ग टर्म में पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और एजिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। बस तीन चीज़ें जो हैं वो याद रखिए। टोटल फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट लेवल अप्रॉक्सीमेटली 2.1 होता है। ओके, 2.1। और लो टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब पॉपुलेशन एजिंग और स्टेबलाइजेशन टेंडेंसी। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन है क्या, देखूँ मैं थोड़ा। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जो है किसको कहते हैं, स्टेबलाइजेशन। इंडिया में फर्टिलिटी रेट जो है डिक्लाइन कर रहा है। इसके मेजर रीजन है अर्बनाइजेशन, फीमेल एजुकेशन, डिलेड मैरिज, राइजिंग कॉस्ट ऑफ चाइल्ड रेयरिंग, चेंजिंग एस्पिरेशन, ठीक है। पॉपुलेशन मोमेंटम नाम का एक टर्म है कि अगर फर्टिलिटी डिक्लाइन भी हो जाए तो पॉपुलेशन कुछ टाइम तक इंक्रीज कर सकती है, बिकॉज लार्ज यंग पीपल रिप्रोडक्टिव एज में एंटर कर रही होती है। इसलिए लो फर्टिलिटी का मतलब इमीडिएटली पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं होता है, ठीक है। ये सब कारण हमने डिस्कस कर लिया। सरकारी पहल है कि आंध्र प्रदेश की जनसंख्या प्रबंधन नीति 2026 के अंतर्गत तीसरे एवं चौथे बच्चे के नकद प्रोत्साहन दिया गया है। बांझपन सहायता कार्यक्रम, जियो पारसी योजना के अंतर्गत पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या को रोकने हेतु बांझपन उपचार, बाल देखरेख तथा जन जागरूकता कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना जैसी योजनाएं गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करती है। राजस्थान में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। सेमीकंडक्टर होता क्या है भैया, ऐसा मटेरियल जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है, इसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। कॉमन एग्जांपल सिलिकॉन हो गया। सिंपल याद रखिए, सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर, उससे चिप बनता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनता है, ठीक है। राजस्थान सेमीकंडक्टर प्लांट जो है, राजस्थान में सेमीकंडक्टर रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ किया जा रहा है, भिवाड़ी के इस जगह पे। सेमीकंडक्टर सेक्टर का इम्पोर्टेंस इसलिए है बिकॉज मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक जो है और डिजिटल इकोनॉमी चिप्स पर हेविली डिपेंडेंट है, हेविली डिपेंडेंट ऑन चिप्स। जितने भी टेक्नोलॉजी है वो किसी भी जो है वो कॉमन मटेरियल जो है सिलिकॉन ही है सबका, ठीक है। 2.22 करोड़ लोगों को रोजगार, ठीक है। गवर्नमेंट जो है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार पिछले एक वर्ष में देश भर में आयोजित 18,000 से अधिक रोजगार मेले के माध्यम से 2.22 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। इस रोजगार वृद्धि से जुड़ी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। रोजगारी दर में गिरावट, राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल।
भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर होता क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है इंडिया में रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फिनेंस, एनालिटिक जितना भी होता है और अदर हाई वैल्यू फंक्शन के लिए सेंटर इस्टेब्लिश करती है, उसी को कहते हैं आपका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। इसका मतलब सिर्फ कॉल सेंटर से नहीं होता है, ठीक है। आज जीसीसी में जो होता है एआई, रिसर्च डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी जैसे हाई एंड फंक्शन भी होते हैं। अब आपका गिग वर्कर नाम का है एक चीज़ कि ऐसा वर्कर जो ट्रेडिशनल परमानेंट जो होता है वो नहीं होता, फ्रीलांसर को एक तरीके से कह सकते हैं। गिग वर्कर जो होता है उसका एक इशू फेस कर रहा है अभी पूरा दुनिया, जो कि डिलीवरी वर्कर, प्लेटफॉर्म ड्राइवर, फ्रीलांसर, गिग इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट इशू है सोशल सिक्योरिटी। अब यहाँ पे देखो ऐसा 2020 के तहत जो श्रम सुरक्षा संहिता को 4 कानून में जो कोडिंग किया गया था इसके अंदर इसमें एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 90 दिन या उससे अधिक प्लेटफॉर्म पर 120 दिन तक काम करने वाले गिग वर्कर योग्य होंगे इस सोशल सिक्योरिटी के लाभ के लिए। गिग वर्कर्स के बारे में बताना क्या बोल रहा है कि वे स्वतंत्र ठेकेदार, फ्रीलांसर या अस्थायी कर्मचारी होते हैं जो किसी कंपनी के पूर्णकालिक कर्मचारी न होकर प्रोजेक्ट टास्क या अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर काम करते हैं। ये लचीले समय के साथ अक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करते हैं जिसमें इन्हें पारिश्रमिक काम के आधार पर मिलता है। अब विश्व बैंक द्वारा जारी भारत का जीडीपी ग्रोथ। तो जनवरी 2026 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। यह मजबूती घरेलू मांग, कर सुधारों और लचीले निर्यात से प्रेरित है। यह जून 2025 के पूर्व अनुमान 6.3 से 0, ये उतना डिटेल में डेटा याद नहीं रहेगा, अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं, मैं होता तो नहीं रखता। वित्त वर्ष 27 में विश्व बैंक के अनुसार विकास दर मामूली रूप से धीमी होकर 6.5 रहने का अनुमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुमुद्रा व्यवस्था की ओर विश्व जाता हुआ दिख रहा है। हाल ही के महीनों में वैश्विक राजनीति में जो तीव्र उथल पुथल देखने को मिल रही है उसके केंद्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मिले गए कई विवादास्पद निर्णय हैं। देशों पर मनमाने ढंग से टैरिफ लगाना और उनके नाम पर आर्थिक टैरिफ थोपना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और बहुपक्षीय नियमों की अनदेखी करना, बाहर निकल जाना, किसी पे अटैक कर देना, ये सब इसका कारण है। इस संघर्ष को समझने के लिए सबसे पहले 1970 के दशक की ओर लौटना आवश्यक है, ठीक है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक रणनीतिक समझौता हुआ जिसके तहत यह तय हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की खरीद फरोख्त मुक्त रूप से अमेरिकी डॉलर में ही होगी। इसके बदले अमेरिका सऊदी अरब और उसकी सहयोगी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इस व्यवस्था को पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। इससे अमेरिका को अभूतपूर्व लाभ मिला। दुनिया भर के देशों को तेल खरीदने के लिए डॉलर की आवश्यकता पड़ने लगी, जिससे डॉलर की मांग स्थायी बनने लगी। अमेरिका को सस्ता कर्ज मिला और वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर उसका प्रभाव निर्णायक हो गया। ये इसका हिस्ट्री था, मैं भी ये आज पहली बार जान रहा हूँ इसके बारे में। धीरे धीरे डॉलर केवल एक मुद्रा नहीं बल्कि अमेरिकी शक्ति और भू राजनीतिक प्रभाव का आधार बन गया। परंतु समय के साथ यह व्यवस्था सवालों के घेरे में आने लगी। अनेक देशों को वह महसूस होने लगा कि डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता उन्हें आर्थिक और राजनीतिक रूप से असुरक्षित बना रही है। जब भी अमेरिका किसी देश पर प्रतिबंध लगाता है वह देश वैश्विक बैंकिंग और व्यापार प्रणाली से लगभग कट जाता है। इसी पृष्ठभूमि में रूस, चीन तथा अन्य देशों ने आपसी व्यापार अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में करने की दिशा में कदम बढ़ाए, जिससे डी डॉलराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। डी डॉलराइजेशन यह प्रक्रिया अमेरिका के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई। अमेरिका को यह डर सताने लगा कि यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल लेन देन में डॉलर की भूमिका कमजोर हुई तो उसकी वैश्विक शक्ति भी छीन हो जाएगी। इसी क्रम में वेनेजुएला का मामला सामने आता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद जब इस देश ने डॉलर के बजाय युआन, यूरो और अन्य मुद्राओं से तेल बेचना शुरू किया तो यह पेट्रो डॉलर व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन गया। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने वेनेजुएला पर राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक दबाव तेज कर दिया।
इन कार्रवाई आधिकारिक तौर पर लोकतंत्र की बहाली और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई बताया गया, लेकिन इसके पीछे तेल का खेल था। ठीक है, अमेरिका का उद्देश्य वेनेजुएला के तेल व्यापार को फिर से डॉलर आधारित व्यापार व्यवस्था में लाना और उसके ऊर्जा संसाधनों पर अमेरिकी कंपनियों का प्रभुत्व स्थापित करना है। यह केवल ऊर्जा सुरक्षा का सवाल नहीं बल्कि डॉलर की वैश्विक बादशाहत को बनाए रखने की कोशिश है। अमेरिकी कार्रवाई का संदेश स्पष्ट है कि जो देश डॉलर आधारित व्यवस्था से बाहर होकर तेल व्यापार करेगा उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी तरह ब्रिक्स देशों ने को भी यह संकेत दिया गया कि यदि वे डॉलर के विकल्प को बढ़ावा देंगे तो उन्हें अमेरिका के 500% टैरिफ और अन्य आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार अमेरिका ने टैरिफ को व्यापार नीति से आगे बढ़ाकर भू राजनीतिक दबाव का हथियार बना लिया। आज अमेरिका इस आक्रामक रणनीति ने कई देशों को असहज कर दिया है। नतीजन डॉलर से दूरी बनाने की कोशिश और तेज हो रही है। ब्रिक्स देशों के बीच सहयोगी तेजी से आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों तथा मुद्रा व्यवस्थाओं पर, मतलब कुल कहने का बात यह है कि सब अपने अपने रुपए में खरीदेंगे बेचेंगे। अमेरिका के टैरिफ को भू राजनीतिक हितों के लिए हथियार बनाने की नीतियां दुनिया को डॉलर से दूर जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ठीक है, सब विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश कौन से हैं? वेनेजुएला 1 नंबर पे, सऊदी अरब 2 नंबर पे, ईरान 3 नंबर पे, कनाडा 4 नंबर पे, इराक 5 नंबर पे, यूएई 6 नंबर पे, कुवैत 7 नंबर पे, रूस 8 नंबर पे, अमेरिका 9 नंबर पे और लीबिया 10 पे। ठीक है, और कितने पेजेस हैं? ओके, थोड़ा सा ये तो ये हमारा अगला करंट अफेयर है कि माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा एक एआई इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कितने का इन्वेस्टमेंट है? 17.5 बिलियन डॉलर, मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपए का। ठीक, तो यह इन्वेस्टमेंट 2026 में अनाउंस हुआ और इसका ब्रॉड पर्पस क्या है? इंडिया जो है, इंडिया को एआई फर्स्ट इकोनॉमी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस स्किल प्लस कंप्यूटिंग कैपेसिटी डेवलप करना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एआई सिर्फ जो है चैट जीपीटी और सॉफ्टवेयर नहीं है। एआई को चलाने के लिए क्या चाहिए? एआई को चलाने के लिए ह्यूज डेटा चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, पावरफुल डेटा सेंटर चाहिए जो कि बहुत वाटर कंज्यूमिंग होता है और भारत को इसमें ये लगाने के लिए कोई फ़ायदा इसमें मिलेगा नहीं। ऑलरेडी भारत जो है वाटर डिस्ट्रेस्ड है और इतना ज़्यादा वाटर ये यूज करता है। जितने भी तुम्हारे नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो सब इसको बोल रहे हैं कि दूसरे देश में लेकर जाओ, और भारत जो है इसको लाकर लगा रहा है और अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट का जो इन्वेस्टमेंट केवल फिनेंशियल असिस्टेंस नहीं बल्कि इंडिया के एआई सिस्टम में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। इन्वेस्टमेंट के 3 मेजर फोकस हैं, 3 स्तंभ हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। पहला है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका डेटा सेंटर, मैंने बोला ही, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आपका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, और फिर एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी। अब दूसरे नंबर पे देखो, ये स्किल हो गया। ठीक है, फिर जनसंख्या के व्यापक स्तर पर एआई को सक्षम बनाना, मौजूदा क्षेत्रों में विकास करना, लेकिन ज़रूरत भी है, आज एआई के बिना इंडिया थोड़ा सा पीछे रह जाएगा इस तरीके से। और एआई तैयार कार्यबल का निर्माण, कौशल विकास की अनिवार्यता, स्किल्स। ठीक है, स्किल्स में क्या? एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, व्यापक देख ही रहे, एडवांटेज इंडिया कार्यक्रम उन पहलों में से एक है जो पहले से ही सफलतापूर्वक चल रही है और लाखों लोगों को प्रशिक्षित कर चुकी है। फिर सरकारी प्लेटफॉर्म का एकीकरण, इंक्लूजन्स। ठीक है, बहुभाषी एआई सहायता प्राप्त नौकरी मिलान, पूर्वानुमान, कौशल विश्लेषण। ठीक है, सभी को इंटीग्रेट कर देगा जितना भी सरकारी सिस्टम है। करियर में बदलाव, करियर आजकल प्राइवेट में जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आता है, ठीक है, स्नातक हो या अनुभवी पेशेवर, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और जनरेटिव एआई कौशल हासिल करना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से दुनिया पूरी तरीके से बदल रही है। फिर आपका संप्रभु डिजिटल समाधान और डेटा प्रशासन, मतलब सॉवरेन डिजिटल जो इसका ग्रीवांस है वो मेंटेन होगा।
संप्रभुता की अवधारणा ऐसे समय में बेहद महत्वपूर्ण है जब डेटा सुरक्षा और राष्ट्रीय अनुपालन सबसे अहम कारक है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के निवेश ने इस समस्या को सीधे तौर पर प्राथमिकता दी है। निजी क्लाउड होगा अपना भारत का संप्रभु सार्वजनिक, देश के भीतर डेटा प्रोसेसिंग होगी। डेटा संप्रभुता की दिशा में उठाया गया यह कदम न केवल विश्वास और सुरक्षा का निर्माण करता। ठीक है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, हम लोग उतना डिटेल में नहीं घुसेंगे इस चीज़ में। अगला हमारा जो है 49 पेज पर हम लोग आ चुके हैं। 49 काफ़ी बड़ा सा करंट अफेयर ये देता है। इसके लिए मेन हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है किस कंपनी ने किया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। कितने का किया, 1.5 लाख करोड़ का किया, 17.5 बिलियन डॉलर। इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या हुआ नहीं हुआ ये इतना सबको ही अंदाज लगा सकते हैं। अब पेज 49 जो है आपका जीडीपी है। ठीक है, जीडीपी बेस ईयर क्या है, बेस ईयर चेंज हुआ है, 2011-12 अभी है, 2022-23 कर दिया गया। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। 2023 के बारे में थोड़ा सा जान ले। आधार वर्ष का अर्थ मतलब कि जहाँ से काउंट होता है। ठीक है, एक होता है करंट वाला। ठीक है, करंट वाला क्या होता है, 1 साल का जोड़ता है। ठीक है, कि 1 साल में कितना चेंज हुआ है। लेकिन ये जो बेस ईयर से अगर जोड़ेंगे, इसी को कहते हैं ना कि कौन सा जीडीपी, नॉमिनल और नॉमिनल जीडीपी ये हो गया आपका करंट वाला, और रियल जीडीपी ये हो गया। ठीक है, इसी पे कैलकुलेट होता है, मतलब कि जीडीपी। ठीक है, अब स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 क्या है, 10,000 करोड़ रुपए का है। सबसे तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर देखना है तो एक सेकेंड, फंड ऑफ फंड, ओके। फंड ऑफ फंड का मतलब है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली हर स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट नहीं करती है। इंस्टीट्यूट क्या करेगी, गवर्नमेंट फंड करेगी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, और वो करेंगे स्टार्टअप्स। ठीक है, यानी गवर्नमेंट फंड को फंड में इन्वेस्ट करती है, स्टार्टअप में डायरेक्टली नहीं करती। इसलिए इसका नाम क्या है, फंड्स ऑफ फंड्स। पर्पस क्या है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अर्ली स्टेज फंडिंग गैप जो हो जाता है, शुरुआती कैपिटल नहीं मिलता, वेंचर कैपिटल आसानी से नहीं मिल पाता, रिस्क ज़्यादा होता है। इसलिए फंड ऑफ फंड 2.0 का उद्देश्य जो है कि डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम, भारत में स्टार्टअप विकास के अगले चरण में गति देना, घरेलू वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम को मजबूत करना। ठीक है, इनोवेटिव, नवाचार आधारित इनोवेटिव स्टार्टअप को फंडिंग सपोर्ट कर देना, और फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। प्रारंभिक चरण में वित्त पोषण अंतराल और उच्च जोखिम वाली पूंजी संबंधी बाधाओं को कम करना। ठीक है, तो अब हम आ गए 50 पेज नंबर पे अपना शहरी चुनौती कोष। फरवरी 2026 में भारत सरकार ने बाजार आधारित शहरी परिवर्तन को गति देने के लिए क्या किया है, 1 लाख करोड़ रुपए का केंद्रीय सहायता से अर्बन चैलेंज फंड का शुभारंभ किया। यह 2025-26 के केंद्रीय बजट में भारत द्वारा घोषित योजना है, जिसमें शहरों को विकास के केंद्र के रूप में विकसित करना, शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता से संबंधित प्रस्तावों को लागू करना शामिल है। अर्बन चैलेंज फंड के बारे में क्या है कि अर्बन चैलेंज फंड एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे प्रतिस्पर्धी चैलेंज मोड ढांचे के माध्यम से परिवर्तनकारी और ऋण योग्य शहरी अवसंरचना, ये बहुत मतलब कलिष्ठ लिखा हुआ है। सिंपल से जानो कि एक सेकंड में थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ। फंडिंग पैटर्न, ओके। सबसे पहले देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 1 लाख करोड़ इंपॉर्टेंट है। 1 लाख करोड़ इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स में यूज होगा वो मैं आपको बताता हूँ। 1 लाख करोड़ इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, 2025-26 से लेकर के 2030-31 तक। बेसिक अप्रोच क्या है, केवल गवर्नमेंट ग्रांट वाला मॉडल नहीं, इसका फोकस है मार्केट बेस्ड प्लस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अर्बन डेवलपमेंट, मतलब कि जितना परफॉर्मेंस होगा उससे ओरिएंटेड है ये। ठीक है, यानी सिटीज को केवल पैसा देना नहीं बल्कि उन्हें रिफॉर्म प्लस बेटर प्लानिंग, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मेजरेबल आउटकम की तरफ ले जाना है। यूसीएफ के जो मुख्य उद्देश्य हैं,
इनका जो मुख्य उद्देश्य है ये रहने की क्वालिटी अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, पब्लिक सर्विसेज एफिशिएंट हो, सस्टेनेबल सिटीज़ हो, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब हो जाए। फिर है आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वित्त पोषण पैटर्न और वित्त मॉडल, केंद्रीय सहायता, बाजार का लाभ, फंडिंग, वित्त पोषण के लिए पूर्व शर्त यह है कि शहरों को परियोजना लागत का कम से कम 50% बाजार स्रोतों से जुटाना होगा। इसमें नगर निगम बॉन्ड, बैंक ऋण, पीपीपी शामिल है। और अंतिम 25% का योगदान राज्य, केंद्र शासित प्रदेश ये सब करेंगे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है फंडिंग पैटर्न। ओके, तो इसको एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। फाइनेंस कमीशन 1 लाख, सेंट्रल इसमें कितना दे रहा है? केंद्र सरकार जो है 25% दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बार लिख लेंगे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये पूछ सकता है 25%, ठीक है। और मार्केट से कितना उठाना पड़ेगा इसको? 50% पैसा, ठीक है। और जो बचा 25% वो कौन देगा? वो आपका देगा ये शेष हिस्सा कौन देगा? स्टेट देगा, ठीक है। मान लो स्टेट देगा, ठीक है, इस टाइप से ये है 25% सेंट्रल, 25% स्टेट, और बाद बाकी पैसा मार्केट से उठाना है। अब 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट है। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने 2026-31 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। केंद्रीय बजट 2026-27 के साथ संसद में पेश की गई अनुशंसा पात्रता आधारित, मतलब एंटाइटलमेंट बेस्ड अंतरणों से हटकर अनुपालन संचालित कंप्लायंस ड्रिवन राजकोषीय संघवाद की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है। फिर इसका डिविजिबल पूल्स वगैरह देख लेते हैं अब हम लोग। ओके, सबसे पहला ये आपका 16वां फाइनेंस कमीशन, अरविंद पनगड़िया, ये इंपॉर्टेंट। कब से कब के लिए? 26 से 31 के लिए, 2 इंपॉर्टेंट ये। अब इसकी जो अनुशंसाएं हैं उनको देख लेते हैं। अब सेंट्रल फाइनेंस कमीशन आप जानते हो 280 में होता है, आर्टिकल 280 में इनका काम सेंट्रल स्टेट के बीच पैसे का बंटवारा होता है, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल के पास आपको पता है कि ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू आता है, लेकिन स्टेट के पास बहुत सारे एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसलिए सेंट्रल स्टेट को रिसोर्स ट्रांसफर करता है। यही फिस्कल फेडरलिज्म का कोड होता है। ठीक है, ठीक है। सोलहवां फाइनेंस कमीशन जो है, ओके, ठीक है। पहला ये इंपॉर्टेंट है कि इसको कहते हैं वर्टिकल, इसको कहते हैं वर्टिकल, ये हिंदी में थोड़ा सा मुझे परेशानी होती है, टैक्स डिवोल्यूशन, क्योंकि ये मैगजीन अच्छी है तो इसलिए मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। यह वह सूत्र है जिसके माध्यम से तय किया जाता है कि उस 41% के पूल में से प्रत्येक राज्य को ठीक ठीक कितनी राशि प्राप्त होगी। 16वें वित्त आयोग ने आर्थिक प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव प्रस्तुत किया। कितना देगा राज्य को? 41%। इकतालीस मतलब ये मत समझ लो कि मतलब सारे स्टेट, हर स्टेट को मिलने वाला हिस्सा, ये नहीं होता। यह सभी राज्यों का एग्रीगेट शेयर होता है, ठीक है। ओके, अब ये कहना है कि अब स्टेट्स के बीच 41% कैसे डिवाइड होगा, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल यानी कि स्टेट के बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें इनकम डिस्टेंस 42.5 होगा, ठीक है। इनकम डिस्टेंस देख लो 42.5 है, और पॉपुलेशन आपका 17.5% है। फिर आपका सेंसस पॉपुलेशन जो है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस माफ़ी चाहूँगा, 10% है। क्षेत्रफल 10% है। बाद बाकी देखो 2 याद रखना है, एक इनकम डिस्टेंस, इसमें एक ही चीज़ याद रखो, कुछ भी याद नहीं रखना है, इसमें सारा आपको क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में, और एक पॉपुलेशन, ठीक है। ये तो 2 बस याद रख लो, बाद बाकी सब 10% है। 10% जो भी आ गया 10%। इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन 17.5 और इनकम डिस्टेंस 42.5, बाद बाकी सब 10% है। यही इसी तरीके से मैंने याद रखा हुआ। अगर आपको सच में ये अगर पढ़ना हो तो मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ दिखाना चाहता हूँ, अपना एक जो मेरा चैनल है मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आप प्लीज़ कर देना। इससे बढ़िया बजट जो है कोई नहीं पढ़ाया हुआ है पूरे, क्योंकि डायरेक्ट मैंने जो है सीधा गवर्नमेंट सोर्स को ही उठाया हुआ था।
तो आप देख सकते हो प्रॉपर जो है फिनांस कमीशन का यहाँ पे मैंने पूरा लेक्चर किया हुआ है। पार्ट 3 है ये हमारा। देखो यहाँ 16 फिनांस कमीशन, 16 फिनांस कमीशन यहाँ मैंने डिटेल में बताया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको जाना बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे वाला सेक्शन में मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, यहाँ पे देखो कितना बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ये अच्छे तरीके से उतना दिया हुआ भी नहीं है। ये सारा उसमें डिटेल है। 9.47 लाख करोड़ का अनुदान देने की सिफारिश की गई है, ये सब उसमें मेंशन्ड है। आपदा प्रबंधन के लिए कितना देना है, 90-10 देना है हिमालयी राज्यों के लिए, अन्य राज्यों के लिए 75-25 देना है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं है इसमें अटके रहने का। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल और भारत का लॉजिस्टिक परिवर्तन। भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के 7.97 तक घटाने में एक केंद्रीय चालक के रूप में उभरे हैं, जो एक समेकित, कुशल और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पारिस्थितिक तंत्र बनाने में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के प्रभाव को दर्शाता है। अब इसके बारे में जान लें कि जो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल आधुनिक मल्टी मॉडल रेलवे कार्गो हब है, जिन्हें रेलवे मंत्रालय की जीसीटी नीति 2021 के तहत विकसित किया गया और इन्हें रेल को सड़क, बंदरगाह और हवाई अड्डों के साथ एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया है। ठीक है, ताकि जो कार्गो का जो मूवमेंट है वो आसानी से हो सके, सबको इंटीग्रेट कर दिया है, इस और कुछ नहीं है ये। देखो भीड़ भाड़, अधिक उत्सर्जन समस्या, इससे क्या होगा आपका थोड़ा सा इसमें पोल्यूशन भी कम होगा। इंटीग्रेट कर देगा अच्छे तरीके से, कोशिश करेगा कि ज़्यादातर जो लंबा टर्न अराउंड समय है, उच्च लॉजिस्टिक लागत है, इस सबको कम करेगा। ठीक है, देखो मनेसर हरियाणा जीसीटी भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल टर्मिनल वार्षिक 4.5 लाख वाहन को संभाल सकता है और यह हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से संबंधित है। उत्तर पूर्व में असम के मोइनारबंद और सिनमारा टर्मिनल पेट्रोलियम, अनाज, उर्वरक, कंटेनरों के संचालन के माध्यम से क्षेत्रीय व्यापार को सशक्त बनाते हैं, जबकि और अधिक टर्मिनल निर्माणाधीन है। गुजरात का नया संजली जीसीटी, जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पास निजी भूमि पर बनाया गया है, उच्च गति और हरित लॉजिस्टिक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय रेलवे ने 306 जीसीटी को मंजूरी दी है, जिनकी कुल क्षमता 192 मिलियन टन प्रति वर्ष है। इनमें से 118 पहले ही चालू हो चुके हैं। जीसीटी से प्राप्त फ्रेट राजस्व 2022-23, 2024-25 के बीच 4 गुना बढ़कर 12,608 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये मेंस रिलेटेड चीज़ है, बस इतना ध्यान रखें कि जीडीपी को 7.97 तक घटाने के एक केंद्रीय चालक के रूप में उभरे हैं। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल क्या है, बस इतना ध्यान रख लिया, हो गया काम। इतना डिटेल में नहीं घुसना, ये प्री के लिए नहीं है, ये मेंस के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं लॉजिस्टिक से संबंधित प्रमुख पहले। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति कब आई? 2022 में आई। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 में आया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, ये अलग चीज़ है। लॉजिस्टिक डेटा बैंक, ई वे बिल सिस्टम। गति शक्ति विश्वविद्यालय यह भारत का पहला विश्वविद्यालय है जो परिवहन और लॉजिस्टिक संबंधी शिक्षा को समर्पित है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक क्षेत्र के कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। लीड्स क्या है? लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। लीड्स एक वार्षिक सूचकांक है जो विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस का आकलन करता है। इसके आधार पर नीतिगत सुधारों और निवेश संबंधी प्राथमिकताओं को तय किया जाता है। अब स्टेबल कॉइन क्या है भाई? स्टेबल कॉइन जनवरी 2026 में यूएई के केंद्रीय बैंक ने अपने पेमेंट टोकन सर्विस रेगुलेशन के अंतर्गत प्रथम अमेरिकी डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन यूएसडीयू को मंजूरी प्रदान की। यह कदम डिजिटल परिसंपत्तियों के नियमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूएई आप जानते हो यूएस का चेला है। क्या है अमेरिकी डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन? अमेरिकी डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी होती है जिसका मूल्य अमेरिकी डॉलर से 1:1 के अनुपात में जुड़ा रहता है। इसे ब्लॉकचेन तकनीक पर विकसित किया जाता है ताकि लेन देन के दौरान मूल्य में उतार चढ़ाव से बचते हुए स्थिरता बनाए रखी जा सके। हाल ही में, खैर उतना डिटेल में इंपॉर्टेंट नहीं है, किस किस देश के बीच है उतना रख लें काफ़ी है, उतना डिटेल में कुछ पूछने वाला नहीं है। टोकनाइजेशन क्या है? सुरक्षा तकनीक है जो डेबिट
क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी को टोकन नामक एक गैर संवेदनशील कोड से बदल देती है। ठीक है, यह मूल डेटा जैसे कार्ड नंबर की जगह इस्तेमाल किया जाने वाला विशिष्ट पहचान करता है। अगर किसी मर्चेंट की साइट हैक भी हो जाती है तो हैकर को केवल बेकार टोकन मिलते हैं, असली कार्ड डिटेल नहीं है। तो बहुत ही अच्छा टेक्निक है ये। पैसिव फंड क्या है? पैसिव फंड ऐसे म्यूचुअल फंड या ETF हैं। ये ETF आपको यहाँ समझ नहीं आएगा, ये कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, जो निफ्टी या सेंसेक्स जैसे किसी विशिष्ट मार्केट इंडेक्स के प्रदर्शन को हूबहू दोहराते हैं। इनका उद्देश्य बाजार से बेहतर रिटर्न पाना नहीं बल्कि इंडेक्स के अनुसार रिटर्न देना है। यह कम लागत वाले और कम जोखिम वाले होते हैं। ग्लोबल पावर शिफ्ट, वैश्विक शक्ति या का स्थानांतरण का अर्थ है दुनिया में राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति के केंद्र को पारंपरिक पश्चिमी देशों से हटाकर एशिया और अन्य विकासशील देशों जैसे भारत, चीन की ओर खिसकना। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक संबंधों को पुनर्परिभाषित कर रही है। फिर आपका हो गया चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी, यही इकोनॉमी जो थोड़ा सस्टेनेबल वगैरह हो। 6R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिपेयर, रिफर्बिश, रिकवर, यही सब है इसमें। परिसंपत्ति मुद्रीकरण, एसेट मोनेटाइजेशन एक ऐसी आर्थिक रणनीतिक है जिसके माध्यम से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां PSU अपनी गैर प्रमुख, कम उपयोग या अप्रयुक्त संपत्तियों को वित्तीय संसाधनों में परिवर्तित करती हैं। इसका उद्देश्य राजस्व उत्पन्न करना, बुनियादी ढांचा विकास के लिए धन जुटाना और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाना है। यह प्रक्रिया संपत्तियों के स्वामित्व को बेचे बिना उनके उपयोग अधिकारों को एक निर्धारित समय के लिए निजी संपत्तियों को सौंपने पर आधारित होती है, जिससे सरकार को एक मुफ्त या नियमित राजस्व प्राप्त होता है। तो ये आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन खत्म हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट जो है यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये हमने काफ़ी जगहों से पढ़ा होगा, देखा होगा, अच्छा होगा। तो हर जगह हर चीज़ को यहाँ से कवर करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे जो हैं, मेरा खुद का जो है वीडियो आप देखोगे, इकोनॉमिक सर्वे बजट वाला प्लेलिस्ट है। मैं आपको बोलूँगा एक बार कि अगर आपके पास समय हो तो वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हो। इसको हम लोग देखेंगे नहीं क्योंकि पिछले करंट अफेयर में ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी जगहों से आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर वो देखने की आवश्यकता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है अभी एग्जाम के समय में उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। विधिक परिदृश्य हम पढ़ेंगे, ठीक है। कितना लंबा ये चैप्टर है? ज़्यादा लंबा तो दिख नहीं रहा। एक पेज 65 से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है एक बार देख लेते हैं। बहुत छोटा सा है ये पहले विधिक वाला, ये इकोनॉमी वाला अपडेट कर देते हैं, उसके बाद फिर इसको रिकॉर्ड करके डालते हैं।